डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल इकोनॉमिक की सीरीज़ में फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हम इकोनॉमिक के बेस देख चुके थे और हमें ये पता है अब कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमारे सिलेबस में क्या क्या था। आज हम मेन सिलेबस का पार्ट चालू करेंगे जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, ये आपके फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है उससे हम चालू करते हैं इस चीज़ को कि इसको गिनने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों किसी भी देश की राष्ट्रीय आय निकालते हैं। ठीक है, हमको इस चीज़ की ज़रूरत आखिर क्यों है। जैसे आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमको एक्चुअली में अर्थव्यवस्था की ज़रूरत क्यों है। अगर आपके पास सभी साधन होंगे, आपके पास भरपूर पैसा है, करोड़ों रुपए हैं आपके पास, तो आपको अर्थव्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? आपको मन आया ये कपड़ा खरीदना है तो आपने खरीद लिया, आपको ये खाना है आपने खा लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है या साधनों की कमी है तो आपको फिर अर्थव्यवस्था देखनी पड़ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत में हम एक विकासशील देश हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी हम नहीं हैं, हम डेवलपिंग इकोनॉमी हैं। तो हमारे पास साधनों की भरपूर व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसा भी भरपूर रूप से उपलब्ध नहीं है। तो अगर हमारे पास पैसा भरपूर रूप से उपलब्ध नहीं है तो हमें इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, उस चीज़ की अर्थव्यवस्था हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसको गिनने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि अगर हमारे पास साधनों की कमी है तो उन साधनों को हम कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ उपयोग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग करते हुए हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 3 सेक्टर होते हैं हमारे पास इकोनॉमी में: प्राथमिकी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये तीनों क्या होते हैं देखिए। प्राथमिकी क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में जनरली वो चीज़ें आती हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल से मेरा मतलब है, प्राथमिक क्षेत्र से मेरा मतलब है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जो भी ये मछली पालन है या वन उपज हैं या कृषि क्षेत्र है। ये क्यों प्राइमरी सेक्टर में है? क्योंकि इनसे हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे। हमने बीज बोया, हमको एक कृषि के रूप में एक उपज मिली और हमने उसका कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमको वो एक रॉ मटेरियल के रूप में मिला है। जैसे गेहूं आपने बो दिया और गेहूं आपको मिल गया। अब गेहूं से अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपको वो मिल गया है। अब उसके साथ आप चाहे तो उसका बिस्किट बना लो, चाहे आप उसको आटा बना लो, उससे आप कुछ भी चीज़ करो। लेकिन अभी फ़िलहाल जब आपके पास गेहूं है तो उसको मैं बोलूँगा कि वो प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल है। अभी उसका आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ कोई प्रोसेसिंग कर देंगे मतलब उसको किसी क्षेत्र में उसका उपयोग कर लेंगे, तो वो आ जाएगा सेकेंडरी क्षेत्र में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बिस्किट बनाने का। तो जब गेहूं की हम बात करेंगे तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जैसे ही आपने गेहूं से बिस्किट बना दिया, मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, यानी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए, वो आ जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाएगा वो। ओके, मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे सही से नहीं दिख रहा है। हाँ, ये आपको सही से दिखेगा। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आया प्राथमिक क्षेत्र क्या है और सेकेंडरी क्षेत्र क्या है। प्राथमिकी क्षेत्र में आप सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे जिनसे आपने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करी है, और जैसे ही आप उनकी प्रोसेसिंग कर देंगे तो आप आ जाएंगे द्वितीय क्षेत्र में। क्लियर? अब ये तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में ना ही उसको प्राइमरी सेक्टर से कोई लेना देना है, ना सेकेंडरी सेक्टर से लेना देना है। जैसा कि एजुकेशन, ये शिक्षा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं कोई कृषि क्षेत्र, क्या गेहूं की उपज कर रहा हूँ यहाँ पर, या उससे बिस्किट बना रहा हूँ यहाँ बैठकर? नहीं, मैं सिर्फ मेरे पास जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, यानी जो मेरी बुद्धिमत्ता है, उसका उपयोग कर आपको कुछ देने का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है,
इस चीज को मैं बोलूंगा सेवा क्षेत्र। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी भी जो ब्रांचेज हैं ये सब आती हैं काय में, आपकी टर्शरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इनमें आपको कोई उत्पादन नहीं करना है, आपके पास जो कुछ भी है उसको आपको ट्रांसफर करना है या उसके थ्रू आपको पैसा बनाना है। जैसे आपने सुना होगा टेली कॉलिंग होती है या ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन, स्कूल्स है, हॉस्पिटल हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं? कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ये आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्र काय में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। तो इस चीज को यहां पर बताने की क्या जरूरत है? देखिए, ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है, मैं आपको अगर इकोनॉमी 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारे पास लगभग 17% आय के साधन हैं, ठीक। द्वितीय क्षेत्र में हमारे पास लगभग 27% आय के साधन हैं और तृतीय क्षेत्र में हमारे पास लगभग 54% आय के साधन हैं। इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि हम प्राथमिकी क्षेत्र में सबसे कम उत्पादन कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में हम थोड़ा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम किस क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं। तो तृतीय क्षेत्र में अगर हम सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं और ये चीज़ अगर सरकार को पता है तो क्या वो तृतीय क्षेत्र में कोई योजना बनाने की कोशिश करेगी? हाँ, कर सकती है, लेकिन बहुत कम। सबसे ज़्यादा उसको किस क्षेत्र में योजनाएं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? उसको सबसे ज़्यादा योजना बनाने की ज़रूरत है प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आय है वो बहुत कम है। हम डायरेक्टली अगर देखें तो ये 54% आय तो हमको दे ही रही है, तो इस क्षेत्र में हमको योजनाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्या हैं? ये सब मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन से रिलेटेड योजनाएं हैं। तो ज़्यादातर सरकार ये योजनाएं जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही क्यों बना रही है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो द्वितीय क्षेत्र का भाग है और द्वितीय क्षेत्र का भाग हम देखें सिर्फ 27% आय का उत्पादन कर रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा आय का स्रोत इस वक्त जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें द्वितीय क्षेत्र में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी, जब भी कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हम किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, हम हमारे भारत की भी अगर बात करें तो आज़ादी के समय सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारत का था वो प्राथमिक क्षेत्र था। प्राइमरी सेक्टर जो था भारत का, प्राथमिक क्षेत्र जो था वो लगभग 70% के आसपास था। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में कृषि हुआ करती थी, ठीक है। अब गांव का आदमी है, आप इस तरीके से समझिए इस चीज़ को, अगर कोई गांव का आदमी है, गांव के आदमी को क्या करना है? वहाँ पर सिर्फ खेती बाड़ी करनी है। किस समय? आज़ादी के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय सिर्फ वो खेती बाड़ी करता था। अब जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जब इंडस्ट्रीज़ लगने की बात हुई, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी, तो वो गांव का आदमी कहाँ गया? फैक्ट्री में उसको आय मिलने लगी, ठीक है। तो फैक्ट्री की तरफ बढ़ा, मतलब कहाँ चला गया? प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जब प्राथमिकी क्षेत्र की बात आती है, उससे लोगों का जो पलायन होता है वो किस क्षेत्र में होता है? सेकेंडरी सेक्टर में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेवा क्षेत्र। जब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ जाता है, उसके बाद आदमी धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है, सेकेंडरी सेक्टर से धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर में जाने की कोशिश करता है। यानी प्राइमरी सेक्टर अगर सबसे ज़्यादा था पहले, तो उसके बाद ये 70% से धीरे धीरे होकर यहाँ पर ये 70% ट्रांसफ़र होना चाहिए था और यहाँ मान लीजिए 30% हो जाना चाहिए था, या 20% यहाँ होना चाहिए था, 10% यहाँ होना चाहिए था। उसके बाद जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, उत्पादन अच्छे रूप में होने लगे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में उसको जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मतलब ये 70 से 30% यहाँ हो जाता और मान लो 60% यहाँ आना चाहिए था। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2020 की बात करें तो आप देखिए क्या हो रहा है। प्राथमिकी क्षेत्र तो आपका बहुत कम हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ना आने की बजाय हम सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में चले गए हैं? सर्विस सेक्टर में हम सबसे ज़्यादा चले गए हैं। मतलब हम उत्पादन के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए, और जब तक उत्पादन हमारे देश में ज़्यादा नहीं होगा, जब तक हमारे देश की आय नहीं बढ़ सकती। उत्पादन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा रोजगार के साधन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों? अगर आप कंप्यूटर के ऊपर काम करने की सोच रहे हैं तो बिना आप कंप्यूटर की नॉलेज के काम कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उत्पादन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, उत्पादन क्षेत्र से मेरा मतलब है, मान लीजिए अगर आपको बिस्किट बनाने की कोई कंपनी है और उसमें एज अ लेथ ऑपरेटर अगर आपको रख रहे हैं, लेथ मशीन चलाने वाला, तो आपको लेथ मशीन की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल 10वीं तक की भी नॉलेज है तो आप गिनती तो कर ही लेंगे। आपको बिस्किट गिनने के लिए अगर आप रख दिया जाए आपको, तो आप वो बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्राइमरी से सेकेंडरी में आया जाता है और सेकेंडरी से टर्शरी में जाया जाता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या हो रहा है, लोग बाग डायरेक्टली पढ़ लिख के प्राथमिकी क्षेत्र से सीधे टर्शरी क्षेत्र में आ गए हैं और उत्पादन के क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है। इसके बारे में हम और देखेंगे डिटेल में बाद में, लेकिन अभी समझने की क्या ज़रूरत है। हमने इस इकोनॉमिक सर्वे से ये समझा कि नहीं यार, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हमारी सरकार ने क्या किया, सरकार ने सेकेंडरी सेक्टर को, द्वितीय क्षेत्र को अच्छे से बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, आप देखेंगे अगर आप भारत सरकार की योजनाएं देखेंगे तो अब आप जब पढ़ेंगे उनको तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ज़्यादातर जो योजनाएं सरकार बना रही है वो द्वितीय क्षेत्र में आने के लिए बना रही है। देखिए मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया में विदेशी कंपनियों को या अपनी भारतीय कंपनियों को लालच दिया जा रहा है कि आइए साहब भारत में उत्पादन करिए। उत्पादन कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र। क्लियर है ये चीज। तो आप किस तरीके से कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही हो आपको, क्योंकि इससे आपको ये पता चल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करने से कि यार इस क्षेत्र में हमको योजनाएं बनाने की जरूरत है, इस क्षेत्र में हमको योजनाएं बनाने की जरूरत है जिससे हम हमारे देश का डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर है ये चीज। तो क्यों होती है राष्ट्रीय आय को गिनने की जरूरत क्यों है, ताकि हम ये पता लगा सकें, ताकि सरकार ये पता लगा सके कि किस जगह सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है और उस हिसाब से सरकार योजना बना सके। क्यों योजना, उसको उसी क्षेत्र में, अब मान लीजिए सेवा क्षेत्र में ऑलरेडी 54% है ही, तो उसमें हम योजनाएं बनाकर और क्या कर लेंगे। उस क्षेत्र में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा योजना बनाएंगे तो हमको कोई लाभ नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे को बहुत ज़्यादा आय दे रहा है। हमको लाभ ज़्यादा कहाँ से होगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे इंडेक्सों के बारे में भी सुना होगा, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भ्रष्टाचार के बारे में भी इंडेक्स निकालती हैं बहुत सारी कंपनियां कि कहाँ कौन सा ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कहाँ कम भ्रष्टाचार है। तो इन सब के जो ये इंडेक्सिंग होती है इनको बोलते हैं सोशल इंडेक्सिंग। सोशल इंडेक्सिंग या सामाजिक सांकेतक। क्या है इसका मतलब, सोशल इंडेक्सिंग, सामाजिक सांकेतक का मतलब समाज में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, भारत किस तरीके का समाज है। मतलब अगर इस टाइप के किसी भी सांकेतक का आप इस्तेमाल करेंगे तो विश्व में आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार में भारत मान लीजिए 135वें नंबर पे है, इसका मतलब क्या है कि भारत में भ्रष्टाचार कम है। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी का 7वां स्थान है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में अगर आप मध्य प्रदेश में अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो आपको उसमें सुगमता होगी। लेकिन अगर कोई प्रदेश मान लीजिए 55वें स्थान पर है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर अगर मुझे जाकर कोई कंपनी खोलनी है तो वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सैकड़ों बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 तरीके के कागज़ देने पड़ेंगे। हो सकता है वहाँ मैं कंपनी खोल ही नहीं पाऊँ 2 साल तक। ठीक है, और जो टॉप पर होगा उसमें क्या है, एक बार जाकर मुझे कहीं क्लिक करना होगा और तुरंत मेरी कंपनी खुल जाएगी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश ने सिंगल विंडो सिस्टम कर रखा है, अगर उसको किसी को कोई फैक्ट्री खोलनी है तो सिर्फ एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, एक साइन होते हैं और आप कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ईज़ है, मतलब मैं ईजीनेस है मेरे लिए, बहुत सुगमता से मैं कोई भी कंपनी खोल सकता हूँ। तो ये क्या बता रहा है, एक सामाजिक सूचकांक है, ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं इकोनॉमी इंडिकेटर। इकोनॉमी इंडिकेटर, अर्थव्यवस्था सांकेतक। हमको इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये चीज़ क्या क्या है आपकी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या होती हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो सिर्फ ये है कि किस
तरीके से हम इनको नापते हैं। किस तरीके से नापने का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत, ठीक है, इन दोनों की मैं जीडीपी की तुलना करूं। अब आप जानते हैं कि जो यूएसए है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ऑलरेडी विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों की जीडीपी नाप के ये बता सकते हैं कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि यूएस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी देश विकसित हो चुका है। अगर ये देश ऑलरेडी विकसित हो चुका है तो इसकी विकास दर कैसी होगी? अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है, मैंने एक नया स्कूल खोला। अब मैंने एक अगर नया स्कूल खोला है तो मैं उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, और वो मान लीजिए आज उसमें 100 बच्चे हैं, कल उसमें 500 बच्चे हो गए, 500 के बाद उसमें 1000 बच्चे हो गए। लेकिन जब उसमें 1000 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद क्या एक दिन में 500 बच्चे बढ़ेंगे? नहीं, हो सकता है 1000 से 1100 हो जाएं, फिर उसके बाद 1150 हो जाएं। मतलब अगर एक कोई स्कूल चल चुका है तो फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होगा, 100 बच्चे बढ़ जाएंगे, 50 बच्चे बढ़ जाएंगे, 10 बच्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्कूल है जो नया खुला है, उसके साथ क्या होगा, वो बहुत रफ्तार में प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि आज 500 हैं, कल हो सकता है 1000 हो जाए। यानी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही होंगी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? मैं बोल रहा हूं जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनकी विकास दर ज्यादा होगी और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनकी विकास दर कम होगी। लेकिन समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है। जब ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है तो इसकी विकास की जो दर है वो कम हो ही चुकी होगी। अब आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, आप पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, ठीक है, आप जब नया कोई सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ना चालू किया, तो जब आप पहले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं आता। दूसरे दिन जब आपने पढ़ लिया तब आपको सीखने के लिए 10 नई चीज़ें मिली। फिर अगले दिन आपने पढ़ा तो आपको सीखने के लिए 10 नई और चीज़ें मिली। लेकिन अब आपने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स जब उठाकर पढ़ेंगे तो क्या आपको रोज 10 नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी? नहीं, हो सकता है एक मिले, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए कि ये विकसित अर्थव्यवस्था है तो इसकी विकास दर कम है और इसकी विकास दर ज्यादा होगी। अब आपने उठाकर यूएसए और इंडिया की विकास दर को कंपेयर कर दिया, इसकी विकास दर होगी 3%, इसकी होगी 40%। आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह यार, अपना इंडिया तो 40% ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी विकसित देश है, इसलिए हम विकसित और विकासशील देश के आपस में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हमें डेवलपिंग कंट्रीज की गणना करनी पड़ेगी, हमें डेवलप्ड नेशंस के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं यूएसए की ब्रिटेन के साथ कर सकता हूँ, मैं इंडिया की चाइना के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया की पाकिस्तान के साथ कर सकता हूँ। हाँ सर, पाकिस्तान से जरूर करो, पाकिस्तान के साथ तो हमें पता चलना चाहिए कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें भी दिक्कत है। देखिए अब अभी तो ये आपने समझ लिया कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपिंग के बीच में कर सकते हैं कि नहीं? कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के एग्जांपल से समझाता हूं। इंडिया और पाकिस्तान, पहले ये हटा दूं, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। अब हमारे यहां इंडिया में जो विकास दर नापी जाती है, इंडिया में जो विकास दर नापी जाती है उसमें एक फैक्टर होता है एंटरटेनमेंट। किसी पिक्चर को चलाने के लिए 3 ही चीज जरूरी है, एंटरटेनमेंट। वो भी मैं करता रहूंगा बीच में, लेकिन अभी इंडिया में एक एंटरटेनमेंट एक फैक्टर है, ठीक है। अगर एंटरटेनमेंट एक फैक्टर है तो इसको भी मैं विकास दर की गणना में शामिल करूंगा। आप एक थिएटर में मूवी देखने गए तो आपने देखा होगा जब टिकट है उसके नीचे लिखा रहता है भाई इतना IGST, इतना GST, ये टैक्स लग गया। आपका टैक्स लग गया मतलब वो आय जो है वो किस में काउंट हो गई? राष्ट्रीय आय में। मतलब उसको हमने जोड़ा है किसमें कि भारत की इकोनॉमी में उसने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। 100 रुपये का आपने टिकट खरीदा तो 10 रुपये उसने भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। लेकिन पाकिस्तान वो एंटरटेनमेंट को अपने फैक्टर्स में काउंट ही नहीं करता। वो कहता है नहीं साहब, हम एंटरटेनमेंट को गिनते ही नहीं है।
अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिए। ये मैं हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं दिखता लेकिन मान लो, ठीक है। ये एक और कोई आदमी है, इसका वजन 70 किलो है, इसका वजन भी 70 किलो है, मान लीजिए, ठीक है। इसके पास 1000 रुपये हैं, इसके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। मैं 4 किताब खरीद लाया, ये भी 4 किताब खरीद लाया। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? हाँ भाई, मैं भी 4 किताब खरीद के लाया हूं, वो भी 4 किताब खरीद के लाया है। नॉलेज ज्यादा किसके पास आएगी? इसके पास ज्यादा नॉलेज आएगी कि इसके पास ज्यादा नॉलेज आएगी? सर दोनों ही तो 4 किताबें खरीद के लाए हो, दोनों के पास ही ज्यादा नॉलेज आएगी? नहीं। वो 100 रुपए में 4 किताब अगर खरीद के लाया है तो आप खुद से सोचिए 100 रुपए में जो 4 किताबें मिली होंगी वो कितनी पतली होंगी, और 1000 रुपए में जो 4 किताबें मिली हैं वो किस लेवल की होंगी। तो ऑब्वियसली जो ये 1000 रुपए में 4 किताबें वाला आदमी है, यानी जो मैं हूं, उसको थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, और ये जो 100 रुपए में 4 किताबें खरीद के लाया है उसके पास ज्ञान थोड़ा कम आएगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि साहब अगर आपको किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करना है तो उनके फैक्टर्स भी समान होने चाहिए। फैक्टर्स समान, कारक समान होने का मेरा मतलब क्या है? अगर इसके पास 1000 रुपए होते, अब दोनों 4-4 किताबें खरीद के लाए हैं, अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो कि भैया इसमें ज्यादा नॉलेज है कि अब टेस्ट ले लो, इसका टेस्ट ले लो, इसके 70 नंबर आए, इसका टेस्ट ले लो, इसके 60 नंबर आए। अब आप बता सकते हो हाँ इसको नॉलेज ज्यादा है। लेकिन ये 100 रुपए की 4 किताबें खरीद के लाया और इसके 20 नंबर आए, इसके 70 नंबर आए, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको ज्यादा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आपने समान रूप से मौका ही नहीं दिया। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान है। अब वहां पर एंटरटेनमेंट को उनने जोड़ा ही नहीं है उनकी राष्ट्रीय आय की गणना में, यहां पर अपन ने इंडिया में जोड़ लिया। अब अपनी जीडीपी आ रही है 5% की ग्रोथ, अपनी जीडीपी की 5% की ग्रोथ आ रही है, और इनकी आ रही है मान लो 4%। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है पाकिस्तान से? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने हो सकता है एक फैक्टर ज्यादा लिया हो। जैसे हम ब्लैक मनी को काउंट नहीं करते, हम ब्लैक मनी को अपनी जो जीडीपी की गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना है, उसमें काउंट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान वाले ब्लैक मनी को काउंट करते हैं कि भैया वो भी तो हमारा ही पैसा है, हम तो उसको काउंट करके जीडीपी निकालेंगे, राष्ट्रीय आय उसी के आधार पर निकालेंगे। तो आपके फैक्टर्स अलग अलग हैं। जब तक आपके फैक्टर्स अलग अलग होंगे आप उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो आप टीवी देख के बड़ा खुश हो जाते हैं ना कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इस देश की तो इतनी सी है, तो ये चीज हमेशा अब आप ध्यान रखें। अगली बार जब आप न्यूज देखें तो उसमें ये चीज का आप ध्यान रखें कि फैक्टर्स अलग अलग हैं। तो आप इतना खुश मत होइए कि हमारी जीडीपी इतनी है, उसकी जीडीपी इतनी है, ठीक है। तो ये फिर किस काम आती है? सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो क्या फुक्के ही कर रहे हैं यहाँ बैठ के? क्यों पढ़ रहे हैं इसको? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने आप का ही आकलन कर सकें। खुद का आकलन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप खुद का आकलन नहीं करेंगे तब तक वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय आय की गणनाएं हैं ये आपके खुद के ही आकलन के लिए हैं कि आज इस वर्ष में आपकी कितनी जीडीपी थी, अगले वर्ष में आपकी कितनी जीडीपी हो गई, अगले वर्ष में जीडीपी छोड़िए, जीडीपी अभी मैंने पढ़ाई नहीं है तो जीडीपी शब्द इस्तेमाल नहीं करता। आज की डेट में आपने कितना कमाया, कल आपने कितना कमाया, परसों आपने कितना कमाया। अब आप बताओ कितना ज्यादा कमा रहे हो, कितना कम कमा रहे हो। क्लियर है? आज आप गए बाजार में मजदूरी करने, आपको 100 रुपए मिल गए, ठीक है। कल गए तो आपको कल 85 रुपए मिले। लेकिन आप एक दूसरा था, उससे आपने देख लिया वो 100 रुपए कल कमाए थे, आज भी 100 रुपए कमा लिए, तो उसकी तो जीडीपी ज्यादा है। उससे आप अपने आप को कंपेयर मत करो, उसके हो सकता है फैक्टर्स में कुछ अलग हो, ठीक है। आपने खुद को देखा कि कल भाई मैंने 100 रुपए कमाए थे, आज तो 85 कमाए यार, मतलब 50% का नुकसान हो गया। 100 कल कमाए थे, आज 200 कमा लिए, 100% बढ़ गई। तो ऐसे ही हम खुद से इंडिया की अगर हम जीडीपी नापेंगे, इंडिया की 2002 में जो जीडीपी थी और इंडिया की 2020 में जो जीडीपी है, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि तब भी वही फैक्टर्स थे, आज भी वही फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अगर अच्छा, इंडिया से इंडिया की भी हम कंपैरिजन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम फैक्टर्स सेम रखें। हो सकता है हमने फैक्टर्स बदल दिए हो प्लानिंग में, जब हम प्लानिंग करते हैं इकोनॉमी की इंडिया में, हो सकता है हमने फैक्टर्स बदल दिए हों। अगर फैक्टर्स ना बदले हों उस टाइम पर हम बता सकते हैं कि हाँ भाई
हमारी 2002 में 3% की इकोनॉमी थी, आज हम 7% की इकोनॉमी बन गए, मतलब हमने 4% ग्रोथ कर ली है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे करते हैं हम गणना, कैसे करते हैं एक देश की अपने ही खुद से उसको कंपैरिजन करना, किसी और से नहीं करना। किसी और से करना है कर लो, लेकिन जब तक उसके फैक्टर्स सेम नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि वो दोनों में से अच्छा कौन है। आप इंडिया पाकिस्तान की अभी बात करी थी अपन ने, तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहब इंडिया अच्छी है कि पाकिस्तान अच्छी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के फैक्टर्स अलग हैं जीडीपी के, इंडिया के फैक्टर्स अलग हैं जीडीपी के। क्लियर है? ठीक है। तो इस राष्ट्रीय आय की गणना जब हम करेंगे, जब ये चीज़ें समझेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, अब ये गणना करता कौन है, ये गणना करता कौन है। और देखिए ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सी किताबों में कन्फ्यूजन भी है। वो कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब हमको आज़ादी मिली थी उस टाइम पर एक इकोनॉमिस्ट थे, और ये नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ये प्रसन्नता लिखा हो गया है, ये प्रशांत है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस। आपने सुना भी होगा महलनोबिस नीति, जो द्वितीय जब हमने 5 ईयर प्लानिंग करी थी तो इन्होंने बनाई थी उसको। तो ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो इन्होंने बोला था कि यार देखो, अंग्रेज़ों ने तो अपनी मानी नहीं, हम बोलते रहे कि भैया देश की अर्थव्यवस्था है वो एक प्लान्ड तरीके से चलना चाहिए। दादा भाई नारोजी ने भी इसमें बहुत समर्थन किया था। लेकिन 1950 में इनके द्वारा सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दें इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, तो 1950 इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले समझिए 1950 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, इसका काम क्या था वो देखते हैं अभी अपन। ठीक है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 1951 में इसकी स्थापना हुई। अभी तक हम जो अभी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि इतनी राष्ट्रीय आय हुई, इतनी राष्ट्रीय आय हुई, इतनी राष्ट्रीय आय हुई, ये काम करेगा कौन? तो ये काम जो करता है, जो सैंपल है वो ये इकट्ठा करता है कि भाई जैसे आप 130 करोड़ जनसंख्या है, तो 130 करोड़ के पास तो जा नहीं सकते पूछने के भाई आपकी आय कितनी है, आपकी आय कितनी है बता दो भैया, आपकी आय कितनी है। नहीं, ऐसा नहीं। एक चीज़ होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर मान लो 100 मोबाइल रखे हैं। ठीक है, एक लॉट आया मेरे पास, 100 मोबाइल रखे हैं। अब उन 100 के 100 मोबाइल की तो मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 100 के 100 मोबाइल की टेस्टिंग करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने ऐसे बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, खट एक मोबाइल निकाल लिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एक और निकाल लिया, ऐसे मैंने 4-5 मोबाइल निकाल लिए और उनकी टेस्टिंग करी। अगर वो सारे के सारे मोबाइल अच्छे निकले तो मैं ये मान लूंगा कि 100 के 100 अच्छे हैं। फिर से समझिए कि एक 100 लॉट, एक मोबाइल रखा है, 100 मोबाइल रखे हैं, एक लॉट रखा है 100 मोबाइल का। ठीक है, 100 के 100 की जांच मैं नहीं करूंगा, मैं किसकी जांच करूंगा, उसमें से कोई भी 5 मोबाइल निकाल लूंगा, उन 5 मोबाइल की मैं जांच करूंगा। उन 5 मोबाइल की जांच करने पर अगर वो पाँचों के पाँचों सही निकलते हैं तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई पूरे 100 के 100 अच्छे हैं। उनमें से एक खराब निकलता है तो मैं बोलूँगा कि भाई 5 में से 1 खराब है, यानी 10 में से 2 खराब होंगे, 15 में से 3 खराब होंगे। इस टाइप से मैं एक परसेंटेज का डिटर्मिनेशन कर लूँगा। अगर 5 के 5 ही खराब निकल जाते हैं तो मैं बोल दूंगा भाई पूरे 100 के 100 खराब हैं, हटाओ इनको इधर से। ठीक है, तो ये किस्मत पे भी चलती है। अब मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने आपके सामने 100 मोबाइल निकाल के रखे, उसमें से आपने जो 5 उठाए, हो सकता है वो 5 के 5 खराब हों, बाकी के 95 सही हों, लेकिन अगर वो 5 खराब निकल जाएंगे तो उस लॉट को रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार से गणना की जाती है, इसको बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है, तो ये जो NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, ये इसी प्रकार से 130 करोड़ में से कुछ लोगों को चुन के उनके ऊपर सर्वे ऑर्गेनाइज कराता है, उनकी आय के बारे में पता करता है, सारी चीज़ों का डाटा इकट्ठा करता है। कुल मिलाकर इसका काम क्या है, डाटा इकट्ठा करना। ठीक है, ये डाटा इकट्ठा करने का काम करता है कौन, NSSO। अब ये जो डाटा इसने इकट्ठा कर लिया, इसका जो एनालिसिस है वो कौन करेगा, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ये जो संगठन है सांख्यिकी संगठन, इसने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके बारे में ये पूरा एनालिसिस करेगा कि हाँ भाई इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा आय है, इस क्षेत्र में इतनी कम आय है। ये जो मैंने पिछला बताया था आपको प्राथमिकी, द्वितीयकी, तृतीयकी, इसमें जो परसेंटेज निकाल के आए हैं वो डाटा किसने कलेक्ट किया होगा? प्राइमरी सेक्टर का इसने, द्वितीयक का इसने, तृतीयक का इसने, उन सबका एनालिसिस करके ये किसने बताया होगा कि 17% एग्रीकल्चर सेक्टर का है, वो बताया होगा इसने। ठीक है, तो 1950 में कलकत्ता में इसकी कहाँ हुई थी स्थापना? कलकत्ता में, और इसकी हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज और देखिए, ये कलकत्ता में है, ये नई दिल्ली में है। अब ये नई दिल्ली में बैठ के सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है, डाटा इकट्ठा करके कहाँ भेज रहा है? कलकत्ता। फिर कलकत्ता वाला उसका पूरा एनालिसिस कर रहा है और एक रिपोर्ट निकाल रहा है कि भाई इस क्षेत्र का इतना है। तो इन दोनों में क्या बन नहीं पाई, ज़्यादा लड़ाई हो गई। बोला कि भाई ये इतना टाइम लगाता है, हम तो नहीं कर पाएंगे इसके साथ काम, लड़ भिड़ गए। तो क्या करें फिर? उन दोनों को मिलाकर एक नई संस्था बनाई गई 2005 में, जिसको एक मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंदर एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। 2005 में इसकी स्थापना की गई और इसके अंदर अब एनएसएसओ और सीएसओ काम करते हैं। देखिए ये सीएसओ, इसका जो एब्रिविएशन है ये तो नहीं बदला, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब ये इसके अंतर्गत काम कर रही है, एक इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं बची, इसलिए अब ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑफिस है। बहुत सी बुकों में इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, अब ये ऑफिस है, कार्यालय है, ये अब संगठन नहीं है। किसके अंतर्गत कार्यालय है ये किसके अंतर्गत कार्यालय हैं? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत दोनों कार्यालय हैं, ना कि संगठन। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जिसने अभी तक इसको चेंज नहीं किया है और वो अभी तक संगठन लिखती हैं इनको। तो आप इस चीज़ को क्लियर करें, अगर आप ऐसी किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिस हो चुके हैं। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पढ़ने को आना चाहिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पढ़ने को नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेन जो पूरा डाटा है ये इकट्ठा करता है, एनालिसिस ये करता है, लेकिन रिपोर्ट निकाल के कौन देता है? अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। क्लियर है? किस किस की निकाल के देगा? सारी जीडीपी, जीएनपी, वीएनपी, जितनी भी ये सब चीजें हैं ये सब कौन निकाल के देगा? एनएसओ। क्लियर? ठीक है, ये तो एक फैक्चुअल चीज थी। ठीक, अब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? जो ये राष्ट्रीय आय के समुच्चय एग्रीगेट्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीडीपी। जीडीपी आप जितना अच्छे से समझेंगे बाकी की चीज़ें उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या मतलब है इसका? देखिए ये एक भौगोलिक चीज़ है, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल चीज़ है। ज्योग्राफिकल जैसे ही मैं बोलता हूँ उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए जो ज्योग्राफिकल सीमा है भारत की वो तो ये है, ठीक है, ये वाली सीमा जो देख रहे हैं आप, ये भारत की ज्योग्राफिकल सीमा है। ठीक है, इसमें आपका अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी हैं, ये सारी ज्योग्राफिकल सीमा है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें कंसीडर लोग नहीं करते, करना भूल जाते हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि करते नहीं हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में करना भूल जाते हैं उसको कंसीडर, और वो आपको नहीं भूलना है, और वो है ये वाला क्षेत्र। यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स दूरी तक, ये भी एक्चुअली में भारत का ही क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत की तटीय रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूर तक का जो क्षेत्र है वो भी भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सब तो ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं।
लेकिन मैं पहले ही आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि जब जब मैं बोलूँगा कि इसके अंदर, उसमें ये चीज़ भी इंक्लूडेड होगी। कौन सी? भारत की तटीय रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक का जो आर्थिक क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र में बताया था, मछली पालन या मछली को जो पकड़ के बेचा जाता है वो प्राइमरी सेक्टर है। अब ये मछली पकड़ोगे कहाँ से? सिर्फ नदी से पकड़ोगे क्या? नहीं, आप समुद्र से भी पकड़ते हो। समुद्र में आप कितनी आगे तक जा सकते हो? कहाँ तक भारत का हिस्सा है? 200 नॉटिकल माइल तक भारत का हिस्सा है और इसमें आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं। जितनी भी समुद्र से संबंधित चीज़ें हैं जो भारत के क्षेत्र में आएंगी, कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल तक। क्लियर है? अब देखिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी पढ़िए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम वस्तु तथा सेवा। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये अंतिम वस्तु तथा सेवा क्या है। इसके बारे में हम और डिटेल में भी बात करेंगे अभी आगे। लेकिन अभी आप जीडीपी की डेफिनेशन समझिए कि जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवा का बाजार मूल्य है। क्या है ये चीज़? देखिए, ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया में इस बाउंड्री के अंदर, ठीक है, मैं देखिए किसी भी ना फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ ना इंडियन, मैं सबको मिलाकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस इंडिया की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन, उत्पादन हो रहा है इस सीमा के अंदर, जब मैं उसकी गणना करता हूं उसको बोलता हूं मैं जीडीपी। किसको बोल रहा हूं जीडीपी? इस भारत की जो सीमा है, सीमा में ध्यान रखें ये भी आएगा, EEZ भी आएगा, आर्थिक क्षेत्र जो समुद्र में है उसकी भी बात कर रहा हूं। इसके अंदर जितना भी, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन हो, विदेशी हो, लेकिन अगर वो सामान कहाँ बन रहा है? भारत की सीमा के अंदर बन रहा है, ठीक है। देखिए, सभी निवासी तथा गैर निवासी, मतलब भारत के हो सकता है नहीं हो सकता है कोई भारत, जैसे सुजुकी कंपनी है, सुजुकी कंपनी बाहर की है लेकिन उसने भारत में आकर उत्पादन किया। जब उसने भारत में आकर उत्पादन किया तो उसको भी मैं जीडीपी में काउंट करूंगा। क्लियर है ये चीज? तो सभी निवासी तथा गैर निवासी द्वारा दिए गए उत्पादन को भी शामिल किया जाता है। अकेले आप भारतीयों की बात नहीं कर रहे हैं, यानी मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं यहाँ? आय के रिस्पेक्ट में। देखिए, मैंने किसी भी पॉपुलेशन, जनसंख्या के उससे बात नहीं करी, मैंने आय के उद्देश्य से बात करी है कि भारतीय भी हो सकते हैं, गैर भारतीय भी हो सकते हैं, यहाँ के पर्टिकुलर निवासी भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ के निवासी ना भी हो, लेकिन वो भारत के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो भारत की जीडीपी में वो सहयोग करेंगे, ठीक है। जैसे पहले एक नियम था, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, मैं बता देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कंपनियों के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे मारुति सुजुकी, नाम आपने सुना ही होगा, मारुति सुजुकी, और सुना सुजुकी, सॉरी, ठीक है, और सुना होगा आपने हीरो होंडा। पहले ये कंपनियां थी, अभी भी हैं, लेकिन अब हीरो और होंडा अलग हो गई। पहले एक नियम था कि अगर किसी भारतीय कंपनी को, किसी विदेशी कंपनी को भारत में निवेश करना है तो उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ जुड़कर निवेश करना पड़ेगा, वो खुद से आकर निवेश नहीं कर सकती। क्या था नियम? कि अगर किसी विदेशी कंपनी को भारत में आकर निवेश करना है तो उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ जुड़कर निवेश करना पड़ेगा, वो अलग से निवेश नहीं कर सकती। इसलिए बाहर की कंपनी सुजुकी, किसके साथ उसने टाई अप किया? भारत की कंपनी मारुति के साथ, और बाजार में उतारी मारुति सुजुकी। भारत की कंपनी हीरो, बाहर की कंपनी होंडा, होंडा ने हीरो के साथ टाई अप किया और भारत में कंपनी उतारी हीरो होंडा। अब हीरो और होंडा अलग अलग हो गए, ठीक है। बाद में आप अलग हो जाओ, लेकिन जब आप निवेश करोगे कुछ एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक आपको साथ में रहना पड़ेगा, उस टाइम पीरियड के बाद आप अलग हो सकते हो, ठीक है। तो ये बाहर की कंपनी थी, लेकिन ये बाहर की कंपनियों ने भारत में आकर उत्पादन किया। तो क्या इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहयोग किया? हाँ, किया। इन्होंने भारत की जीडीपी बढ़ाने में सहयोग किया। जीडीपी क्या है?
भारत की घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल सीमा में अगर किसी ने उत्पादन किया है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ग्रॉस, ध्यान रखना ग्रॉस है ये। अभी हम एक और नेट की भी बात करेंगे, अभी ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस में क्या है, चलो मैं आपको समझा ही देता हूं, अभी समझा देता हूं। सैलरी से समझिए, सैलरी से, सब पैसे की बात करेंगे तो सबको जल्दी समझ आएगा। सैलरी आती है, सैलरी आती है भाई, ग्रॉस सैलरी आती है, एक आती है ग्रॉस सैलरी, एक आती है नेट सैलरी। दोनों में क्या अंतर होता है देखिए, एक आती है ग्रॉस सैलरी और एक आती है नेट सैलरी। आप किसी से भी पूछना कि भाई साहब आपकी सैलरी क्या है, यार वैसे तो मेरी सैलरी 40,000 है लेकिन कट पिट के हाथ में 35,000 मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो तो 40,000 है, लेकिन उसमें GIS, PIS, टैक्स, हाउस रेंट और ये फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स सब काट पीट के उसके हाथ में कितनी मिल रही है, उसको 35,000 मिल रही है। ये उसकी नेट सैलरी है। मतलब मैं ग्रॉस सैलरी में से कुछ ना कुछ घटा रहा हूं, तब मैं नेट सैलरी पे पहुंच रहा हूं। तो क्या घटा रहा हूं? मैं घटा रहा हूं डिप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। याद करिए अपन ने लास्ट लेक्चर में डिप्रीशिएशन की बात करी थी। डिप्रीशिएशन क्या है? डिप्रीशिएशन एक ऐसी चीज है जब मैं कोई भी काम करता हूं उसमें अगर किसी भी तरह की मूल्य की कमी आ रही है, उसको क्या बोलूंगा मैं? डिप्रेशिएशन, मूल्यह्रास। इसको बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आप डिप्रेशिएशन समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर नेट के बारे में अगर बात करनी है कि नेट सैलरी कितनी है, तो नेट सैलरी में कैसे निकाल सकता हूं? ग्रॉस सैलरी में से मैंने डिप्रेशिएशन माइनस कर दिया। नेट सैलरी में से, ग्रॉस सैलरी में से अगर मैंने डिप्रेशिएशन माइनस कर दिया तो मेरे को नेट सैलरी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ भी चीज नेट निकालनी है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, कुछ भी चीज मुझे नेट निकालनी है तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि मैं किस चीज का नेट निकाल रहा हूं, वो हम अलग अलग चीजों में देखेंगे। जैसे नेट इनडायरेक्ट इंडेक्स भी आता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड भी आएगा, यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आएगा। तो नेट पे आप फोकस करिए, नेट यानी शुद्ध देखेंगे हम अभी आगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि नेट जहां जहां शब्द लग जाए वहां हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है, कुछ ना कुछ माइनस करना है। अभी इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो जीडीपी क्या है? एक भौगोलिक सीमा में कितना उत्पादन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। कोई मतलब नहीं है कि उसने निवासी ने किया है या गैर निवासी ने किया है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब आपने समझ लिया है कि जीडीपी क्या होती है। अब जरा दो प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जो पीएससी में पूछे जा सकते हैं, पीएससी मेंस के पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीएससी मेंस इस बार हो चुका है एनालिटिकल, बहुत तरीके से एनालिटिकल हो चुका है। तो आप एनालिटिकल क्वेश्चनों पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? जीडीपी के मूल्यांकन में अंतिम वस्तु ही उपयोग में क्यों आती है, मध्यवर्ती क्यों नहीं? हमने देखा था अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं। तो अभी जब पीछे डेफिनेशन हमने देखी है उसमें देखिए क्या लिखा है, सभी अंतिम वस्तु तथा सेवा। अंतिम वस्तु तथा सेवा, सिर्फ हम अंतिम वस्तु और सेवा को ही क्यों ले रहे हैं, हम मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है? जब किसी सामान को बाजार में दोबारा बेचा जाता है तब उसकी जीडीपी के मूल्यांकन में उसे नहीं लिया जाता, केवल उसके द्वारा उत्पादित कमीशन का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? ये दो क्वेश्चन आप अपने जहन में रखिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो पढ़ा रहा हूं उस नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि क्या है? देखिए
इसका सीधा सीधा संबंध है आपका अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। एक बार और मैं आपको बता देता हूं क्या होती हैं ये दोनों चीजें। अंतिम वस्तु वो प्रोडक्ट है, वो वस्तु है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा चुकी है, ठीक है, कंज्यूमर ने जिसे खरीद लिया है, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु क्या है, जो बन तो गई है, वो अपने फाइनल शेप में तो आ गई है, लेकिन उसे डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, उपभोक्ता उसको डायरेक्ट नहीं खरीदेगा। उसको कौन खरीदेगा, किसी और कंपनी वाला, कोई और कंपनी वाला एज अ रॉ मटेरियल खरीदेगा और उसको बनाने के बाद वो किसको बेचेगा, उपभोक्ता को, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ उस एग्जांपल को। जैसे चाय है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए फिर से। चाय है, चाय पत्ती है, उसको आप घर पे लेकर आए और वही चाय पत्ती रेस्टोरेंट में भी गई, ठीक है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करिए। चाय पत्ती है जो आप घर पर खरीद के लाए और वही चाय पत्ती रेस्टोरेंट में भी गए। अब जब उस चाय पत्ती को आप घर पे खरीद के लाएं, क्या आप इसके बाद उसको बेचने वाले हैं? घर में ही आप पापा को बोलेंगे, पापा मैंने चाय वाला ये लाओ 10 रुपये दो। भैया को बोलोगे लाओ भाई 10 रुपये दो तब चाय पिलाऊंगा? नहीं, घर पे तो आपने चाय बनाई और पापा को भी पिलाई, मम्मी को भी पिलाई और भैया को भी पिलाई, सबको पिलाई, ठीक है। क्या यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको बताया था जब आर्थिक गतिविधि होती है, किसको मैं आर्थिक गतिविधि बोलूंगा, जिसमें उत्पादन भी हो और हमें पैसा भी मिले, उत्पादन भी हो पैसा भी मिले। तो उत्पादन वाली चीज तो हो रही है, चाय पत्ती से चाय तो बन रही है, लेकिन क्या उसमें मुझे पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसका मतलब आखिरी कंज्यूमर क्या हो गया, ये चाय पत्ती। ये चाय पत्ती को उपभोक्ता ने खरीदा, इसके बाद इसमें कोई भी पैसे की कमाई नहीं हो रही। मतलब ये चाय पत्ती क्या हो गई, मेरी अंतिम वस्तु। ये चाय पत्ती इस घर के केस में मेरी अंतिम वस्तु है। लेकिन जरा ध्यान दें, जब ये चाय पत्ती रेस्टोरेंट में गई, अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे और बोलोगे लाओ भाई चाय लेके आओ, वेटर भाई चाय लाओ, चाय ले आए वेटर भाई। अब वो आपसे कहेंगे अरे आप तो घर के आदमी हो, मत दो पैसे। ऐसा तो हुआ नहीं, बिल ला के थमा देंगे आपको, सर 10 रुपए प्लस टैक्स। क्लियर है? अब वो चाय पत्ती जो थी, वो जो चाय में कन्वर्ट हुई, उसका भी पैसा उपभोक्ता दे रहा है। इस चाय पत्ती से जो चाय बन गई, उसका पैसा भी उपभोक्ता दे रहा है। तो इस समय ये चाय पत्ती नहीं हुई अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या हुई? चाय। अंतिम वस्तु क्या हुई? चाय। क्यों हुई चाय? क्योंकि चाय पे भी पैसा लग गया। इधर तो चाय पे पैसा नहीं लगा था, इधर चाय पे पैसा लग गया। तो जब चाय पे पैसा लग गया तो ये अंतिम वस्तु हो गई, और चाय पत्ती इस केस में क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि जब ये चाय पत्ती इस रेस्टोरेंट वाले ने खरीदी होगी और जब ये चाय उपभोक्ता को बेची होगी, क्या उसने चाय पत्ती का पैसा नहीं जोड़ा होगा? या सिर्फ चाय का पैसा जोड़ के दे दी होगी? नहीं भाई मेरा दूध लगा है पानी, चाय पत्ती का तो पैसा ही नहीं लगा मेरा, ऐसे ही ले लो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। उसने चाय पत्ती का पैसा भी जोड़ा होगा। और जिसने चाय पत्ती बनाई है, उसने जहां से पत्ती खरीदी होंगी, चाय की जो बागान रहते हैं वहां से जो उसने पत्ती खरीदी होंगी, उसने उस चीज का पैसा जोड़ के चाय पत्ती बनाई होगी। क्लियर है चीज? यानी इससे पहले भी बहुत सारी मध्यवर्ती वस्तु रही होंगी। जैसे मैं आपको एक पूरे एग्जांपल से ही समझाता हूं ये चीज। मान लीजिए कहीं माइनिंग हो रही है, ठीक है, माइनिंग हो रही है कहीं, माइनिंग मतलब खदान वाला काम हो रहा है, माइनिंग वाला काम हो रहा है कहीं, ठीक है। माइनिंग से आपने क्या निकाला साहब? लोहा निकाला, ठीक है। अब ये जो लोहा है, इस लोहे को बाजार में बेच दिया 10 रुपए का, इस लोहे को बाजार में 10 रुपए का बेच दिया। इसने इसमें क्या जोड़ा? कुछ नहीं, लोहा निकल के आया, 10 रुपए में बेच दिया। अब ये लोहा इसने किसको बेचा? एक स्टील बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, मान लो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच दिया। अब वो इस लोहे से क्या करेगा? इस लोहे से वो स्टील बना देगा, मतलब इसमें थोड़ा कार्बन का परसेंटेज मिला देगा, कार्बन मिलाएगा। मतलब उसने कुछ ना कुछ उसकी मूल्य में इजाफा किया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलाई है जिसके वो पैसे जोड़ेगा। क्लियर है? मतलब ये 10 रुपए में तो इसने खरीदा, देखो ये 10 रुपए का लोहा तो उसने खरीदा, लेकिन उसमें कुछ कार्बन का परसेंटेज भी उसने बढ़ाया, मतलब उसकी कुछ मूल्य वृद्धि करी। अब वो जो अगले आदमी को ये चीज बेचने वाला है, क्या 10 रुपए में बेचेगा?
नहीं, उसने कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज कर दी। मान लो उसने अगला बर्तन बनाने वाली कंपनी को 20 रुपए में बेच दिया। अब ये 20 रुपए में स्टील किसने खरीद ली? बर्तन बनाने वाले ने 20 रुपए में खरीद ली स्टील। अब वो स्टील से क्या कर रहा है? बर्तन बना रहा है। सर अब तो उसने कोई प्रोडक्ट उसमें डाला ही नहीं नया, डाला है उसकी मेहनत। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब तक आप कोई नया उत्पाद उसके अंदर ना डालो तब तक उसकी मूल्य वृद्धि ना हो। मूल्य वृद्धि उसके टैलेंट की, उसकी मेहनत की भी हो सकती है। जैसे आप कहीं पंचर बनवाने जाते हैं साइकिल की, ठीक है, तो वो टिकली लगाता है एक छोटी सी, वो टिकली कितने की आती है? 1 रुपए की, लेकिन वो आपको चार्ज कितना करता है? 15 रुपए। क्यों? क्योंकि बाकी के 14 रुपए उसकी मेहनत है। ठीक है, तो 20 रुपए का उसने स्टील लिया और उसको बर्तन बना के मार्केट में 30 रुपए में, 50 रुपए में बेचा। मान लो 50 रुपए में बेचा। तो अब आप जरा ध्यान दें, यहां से लेके यहां तक, ये 10 रुपए के ऊपर इसने, इस 10 रुपए के ऊपर इस स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाले ने अपना मूल्य वर्धन किया और इस 20 रुपए के ऊपर इस बर्तन वाले ने अपना मूल्य वर्धन किया। यानी जो लास्ट में ये जो 50 रुपए है, ये लास्ट में 50 रुपए हैं, उसमें अगर आप ध्यान दें तो ये 10 रुपए भी इंक्लूडेड हैं और ये 20 रुपए भी इंक्लूडेड हैं पहले से ही। नहीं समझे? देखिए, ये जो 10 रुपए हैं और ये 20 रुपए हैं, ये टोटल मिलाकर ही तो इसके पास पहुंचे। ये टोटल इस 10 रुपए पर इसने कुछ लगाया, क्योंकि इसको 10 रुपए की ये चीज पड़ी थी, तो ये घाटे में तो बेचेगा नहीं। पहले तो ये 10 रुपए रखेगा ही अपने पास, उसके बाद अपना लाभ मिलाकर इसको बेचेगा। फिर इसको 20 रुपए में मिली, तो मतलब इन दोनों का काम तो हो ही गया पहले ही। अब इसमें उसको जितना लाभ होना है उतना लाभ मिलाकर वो 50 रुपए में बेच रहा है। मतलब जो अंतिम वस्तु है उसमें मध्यवर्ती चीजों की प्राइस पहले से ही इंक्लूडेड है। जो अंतिम वस्तु है उसमें मध्यवर्ती चीजों की प्राइस पहले से ही इंक्लूडेड है। अगर मैं कहीं से गेहूं खरीद के लाता हूं, ठीक है, गेहूं खरीद के लाया मैं 20 रुपए किलो, ठीक है, अब मैंने उसको आटा बना लिया घर में। अब उसको गेहूं से जब मैंने आटा बनाया तो वो 20 रुपए का किलो का जो गेहूं था, अब मार्केट में कितने रुपए का मिलने लगा? वही चीज 40 रुपए किलो की बिकेगी। जो पहले गेहूं 20 रुपए किलो का बिक रहा था, अब वही जब आटा बन गया तो 40 रुपए किलो में बिक रहा है। मतलब मैंने क्या किया? उसकी शेप, साइज कुछ भी चेंज कर सकता हूं मैंने उसकी मूल्य वृद्धि कर दी। अब उस आटे से मैंने बिस्किट बना दिया, तो वही जो 40 रुपए किलो का आटा बिक रहा था, वही 5-5 रुपए के बिस्किट के पैकेट 100 बन गए। मतलब वो 40 रुपए सीधे 500 रुपए हो गए। कैसे? क्योंकि मैंने उसकी मूल्य वृद्धि कर दी, उसका कुछ शेप, साइज चेंज कर दिया। नई चीज नहीं जोड़ी, लेकिन मैंने उसका कुछ ना कुछ शेप एंड साइज चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ? जो गेहूं के पैसे थे वो आटे में पहले से ही जुड़े हुए हैं, और जो आटे के पैसे हैं वो पहले से ही बिस्किट में जुड़े हुए हैं। मुझे अलग से जोड़ने की जरूरत इसमें नहीं है। इसलिए देखें, पिछला क्वेश्चन क्या था? जीडीपी के मूल्यांकन में अंतिम वस्तु ही क्यों उपयोग होती है, मध्यवर्ती क्यों नहीं होती? मध्यवर्ती इसलिए नहीं होती क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं की जो प्राइस है, मध्यवर्ती वस्तुओं की जो मूल्य है, वो अंतिम वस्तु में पहले से ही इंक्लूडेड है। अलग से जरूरत नहीं है उसको जोड़ने की। अगर हम बार बार जोड़ते रहेंगे तो हम डबल बार उसको काउंट कर लेंगे। अगर हम फिर से जोड़ेंगे तो हम डबल, जैसे माइनिंग वाला था, ये जो एग्जांपल दिया है, इसमें देखो, अगर मैं जीडीपी में तीनों को ले लूं, जीडीपी में मैंने ये 50 रुपए भी ले लिए, मैंने ये 20 रुपए भी ले लिए, मैंने ये 10 रुपए भी ले लिए, तो टोटल कितना हो गया? 50, 60, 70, 80 रुपए की जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन उसमें मैंने इन दो चीजों का 2 बार काउंटेशन कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जुड़ी हुई है। लगता है इस वाले एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। एक और बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। कार का एग्जाम्पल लीजिए,
इससे समझ आ जाएगा। कार है, देखो अच्छी कार है। अब ये कार किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, देखो टायर भी है इसमें, फाइबर भी है इसमें, स्टीयरिंग व्हील भी होंगे, इधर कांच भी होगा। यानी देखो बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर इसका उत्पादन किया होगा। किसी ने इस कंपनी को, कार बनाने वाली कंपनी को टायर भी बेचे होंगे, किसी ने इसको फाइबर भी बेचा होगा, किसी ने इसको कांच भी बेचा होगा। मान लो ये इस कंपनी ने, ये तीसरे नंबर की जो कंपनी है, इसने इसको कांच बेचा, दूसरे कंपनी थी उसने इसको एल्यूमिनियम बेचा, पहले नंबर की जो कंपनी थी उसने इसको टायर बेचा। ठीक है, अब टायर इसको पहुंचा, मान लो 20 रुपए का टायर पड़ा, एल्यूमिनियम मान लो इसको 30 रुपए का पड़ा, और कांच मान लो इसको 10 रुपए का पड़ा। ठीक है, अब ये 20 रुपए का टायर इसके पास पहुंच चुका है, तो ये 20 रुपए तो ये कार की लागत में जोड़ेगा ही जोड़ेगा। 30 रुपए एल्यूमिनियम पड़ा तो 30 रुपए भी ये कार की लागत में जोड़ेगा। 10 रुपए का कांच पड़ा तो 10 रुपए भी इसकी लागत में जोड़ेगा। अब इन तीनों को मिलाकर उसने कार बनाई, तीनों को मिलाकर कार बनाई। पहले उसका कितना खर्चा हो चुका है, 20, 50, 60 रुपए तो उसका खर्चा हो ही चुका है। मतलब ये चीज तो उसने मिला ही ली है। अब उसको प्रॉफिट क्या होने वाला है, वो अलग से जोड़ेगा। मान लो 20 रुपए का उसने मूल्यवर्धन किया और उसने 80 रुपए में कार बेची। क्या उसने 40 रुपए में कार बेची? नहीं, क्योंकि उसको टायर 20 रुपए का पड़ा, एल्यूमिनियम 30 रुपए का पड़ा, कांच 10 रुपए का पड़ा, तो उसको उस चीज की कॉस्ट भी जोड़नी पड़ेगी। किसी भी हालत में उसको उसकी ये कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो कुछ लाभ कमा पाएगा। मतलब इस अंतिम वस्तु में उसने टायर, एल्यूमिनियम और कांच तीनों की कॉस्ट जोड़ी हुई है। इसी को बोलते हैं सकल मूल्य वर्धन। ये अर्थव्यवस्था में उत्पादित उत्पादनों में मध्यवर्ती उपयोग को घटाने पर प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, ये जो 80 रुपए हैं, इसमें से मैं इन तीनों का मूल्य घटा दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, GVA। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी सामान को बाजार में दोबारा बेचा जाता है तब उसे जीडीपी के मूल्यांकन में नहीं लिया जाता, केवल उसके द्वारा उत्पादित कमीशन का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। अगर नहीं पता है ये चीज तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कंसेप्ट क्या है? आपने एक कार खरीदी, ठीक है, आपने एक कार खरीदी और अपने एक कार खरीद के उसका टैक्स मैक्स था वो सब भर भरा के आपने कार को चलाई, बढ़िया 10 साल आपने कार को चलाया। ठीक है, अब 10 साल बाद आपको कार चलाने का मन नहीं कर रहा, तो आपने क्या किया, इस कार को किसी दूसरे इंसान को बेच दिया। ठीक है, ये कार मान लो आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में आपने कार खरीदी थी और आपने सेकंड हैंड बेच दी मान लो 2 लाख रुपए में। अब आप ध्यान दें, ये कार का कोई नया उत्पादन नहीं हुआ, ये वही कार है जिसको हम एक बार जीडीपी में काउंट कर चुके हैं। उसी चीज को दोबारा क्यों हम जीडीपी में काउंट करें? ये कोई नया उत्पादन तो है नहीं। ये पेन था, एक बार काउंट हो चुका है, इसकी जीडीपी जो थी एक बार काउंटिंग में आ चुकी है। उसी चीज को मैं दोबारा अगर बेचूंगा तो उसको काउंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस चीज की मूल्य मैं पहले ही जोड़ चुका हूं। अगर मैं उस चीज का मूल्य पहले ही जोड़ चुका हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको दोबारा ना जोड़ें। लेकिन मान लीजिए एक तीसरा पर्सन है जिसके थ्रू आपने इस कार को बेचा है और इसने इस कार को 2 लाख में बेचवा के 20,000 रुपए की कमीशन ली है। ध्यान दें, पहले वो 10 लाख में बिकी थी तो ये तो इसका जीडीपी में काउंटिंग होगी, फर्स्ट हैंड थी जब ये। लेकिन जब ये सेकंड हैंड हुई तो उसी प्रोडक्ट को मैं दोबारा बेच रहा हूं। ये जो दूसरा आदमी था उसने 2 लाख रुपए में तीसरे आदमी को बेची। ठीक है, जब तीसरे आदमी के पास गई 2 लाख रुपए में इस बंदे के थ्रू, तो इसने जो ये 20,000 की इनकम करी है इसको मुझे जीडीपी में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसकी कमाई का साधन तो यही है, इसकी कमाई का साधन तो यही है और ये इनकम टैक्स वगैरह भरेगा। तो ये इनकम टैक्स भरेगा किस चीज पे? जो उसको कमीशन मिल रही है उस चीज पर इनकम टैक्स भरेगा।
उसकी इनकम तो यही कमीशन है ना, तो इस कमीशन को उसे जीडीपी में जोड़ना पड़ेगा। ये वाली चीज नहीं जुड़ेगी जीडीपी में, जीडीपी में जुड़ेगा क्या, ये कमीशन। क्यों ये वाली क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम पहले ही जीडीपी में काउंट कर चुके हैं, इसलिए अब अगर वो दोबारा से कहीं बिक रही है तो उसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक बार काउंट कर चुके हैं। तो हमें ये नहीं बताएगा कि उत्पादन बढ़ रहा है। जीडीपी बताती क्या है, उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये उत्पादन बढ़ रहा है क्या, ये बिल्कुल उत्पादन बढ़ थोड़ी रहा है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो जब किसी सामान को बाजार में दोबारा बेचा जाता है तब उसकी जीडीपी का मूल्यांकन नहीं, उसको जीडीपी के मूल्यांकन में नहीं लिया जाता, केवल उसके द्वारा उत्पादित कमीशन का मूल्यांकन करते हैं। कमीशन का मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कमीशन है वो तो किसी की इनकम होगी, और इनकम को हम जीडीपी में काउंट करते हैं, किसी की भी इनकम हो। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।